तो सांसद का रोल क्या है? यही तो दुर्भाग्य है। सांसद जी अपने 9 वर्ष के काल में कोई 9 काम नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता, पहली बात तो दोबारा वो सांसद कैसे बनते? अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो वो केंद्रीय मंत्री कैसे बनते? भारतीय जनता पार्टी से हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी भी बच्चे को आप चुनाव में खड़ा कर दीजिए, वो जीत जाएगा। निशंक को वोट नहीं देता कोई, मोदी को वोट देता है। और मैं कहता हूं अगर उनकी योग्यता कर तो दलील ला के देख लो, जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने निशंक को वोट नहीं दिया, मैंने भाजपा को वोट दिया, आगे भी दूंगा। चलिए, सांसद बनना मोदी जी को वोट देना है, करेक्ट हो गई बात। बिल्कुल। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनना ये तो व्यक्तिगत कुछ वर्क होगा, कुछ कर्म होंगे, ये तो मानते हैं कि अभी नहीं मानते आप? अरे अमित शाह से धोखा हो गया, कैबिनेट मंत्री बना दिया, इसीलिए उसने निकाला तो बुरी तरह से। आपको नहीं मालूम है क्या? उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने उसके लिए क्यों नहीं प्रयास किया? उन्होंने ये भी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेकर आया? जब शिक्षा मंत्री बने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, नई शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। अगर उन्होंने बनाई तो क्यों बीच में हटाए गए भाई? उनके शिक्षा मंत्री बनने से पहले वो A ग्रेड में था, इनके शिक्षा मंत्री के काल में B ग्रेड में पहुंच गया वो। ये इनकी उपलब्धि है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, पूरा काम होता है, सड़कें जो बिछती हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं है? सड़कों में उनका क्या रोल है? जो योजनाएं नितिन गडकरी का योजना है। सांसद का काम अपने क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वयन करना ही तो है। उनके बिना भी क्रियान्वयन होगा। क्रियान्वयन तो प्रशासनिक अधिकारी कराते हैं, सांसद क्या? सांसद तो उसमें से कम और कराते हैं। कम कराते हैं और क्या? बट्टा खाता यही लोग लगाते हैं उसमें। 100 रुपए का काम उसे और गड़बड़ करके 50 में 60 में निपटा देते हैं उसे। डॉक्टर निशंक जी से जब बात होगी, अगर वो 9 साल में 9 काम बता देते हैं तब आप क्या करेंगे? तब मैं जवाब दूंगा ना। झूठे काम गिनाएंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। 9 काम तो कोई झूठे के थोड़ी गिना देंगे। 9 काम वो किया हुआ ही तो बताएंगे, वो लेटर। हाँ तो गिनवाओ पहले। लेकिन आप आश्रम में जाके राजनीति करेंगे तो फिर आप विधायकी छोड़ दीजिए। हम तैयार है चेला बनाने को, महात्मा बनाने को। फिर वो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आप चूंकि पॉलिटिकल चीजों में इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि आप भी ये सब छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ जाइए पूर्ण रूप से। देखो भाई, हम तो शीशा दिखाने का काम करते हैं। आप भी कह दीजिए कि मुझे टिकट होगा तो मैं भी लड़ लूंगा। नहीं भाई, जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बता दीजिए कि भाई मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी दावेदार हो सकता हूँ। मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं लोकसभा का प्रत्याशी दावेदार नहीं हूँ। कोई आप एक अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए दो लोकसभा के लिए, क्योंकि आपने इनको तो आपने कह दिया कि मैं मजबूरी में दूंगा, तो कोई अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए। रूपेंद्र प्रकाश जी हैं, रुड़की के पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं, निरंजन अखाड़े के सेक्रेटरी हैं रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, डॉक्टर निशंक के करीबी हैं वो, तो वो भी लड़ सकते हैं। नहीं, लड़ने को अगर उन्हें टिकट दे तो वो भी लड़ सकते हैं। समाज एग्री है क्या, ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ उनको टिकट मिलेगा तो उनके बारे में भी सहयोग की बात आएगी। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है। नहीं, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री ठीक ठाक काम कर रहा है, धामी धाकड़ धामी की तरफ जा रहा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज विषय कुछ विशेष है। विशेष क्यों? क्योंकि जब हम हरिद्वार लोकसभा की बात करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, तो धर्मनगरी का जिक्र ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको लगता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां धर्म से संबंधित बात हो, और जब धर्म से संबंधित बात हो तो महामंडलेश्वर से बात करना और ज्यादा उचित हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज बहुत सारे विषयों को लेकर के, चूंकि पीछे आप देख रहे होंगे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत और सवाल आपसे यही करता हूं मैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारों पे भी आप बहुत सारे विषयों पे आप लगातार आप बोलते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे अभी मैं बात करूंगा हिंदू रक्षा सेना की, कि हिंदू रक्षा सेना बनाने की आवश्यकता आपको लगती है जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? बिल्कुल लगती है। इसीलिए लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो जी, भारत में देश की जो पार्टियां हैं वो सेकुलर हैं। तो अगर बीजेपी भी क्या सेकुलर है? हाँ, नेता हैं तो सेकुलर हैं, सरकार है तो सेकुलर है, और सेकुलर का अर्थ है हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले लोग। लेकिन जब आप कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी सेकुलर नहीं है, बीजेपी कम्युनल है, हम सेकुलर हैं, और जबकि
सभी पार्टियां अपने आप को सेकुलर बनाने और कहती हैं सिर्फ, लेकिन आरोप तो बीजेपी के ऊपर सेकुलर ना होने का ही है ना। वो इसलिए है कि बाकी लोग बड़ी मात्रा में सेकुलर हैं। अच्छा, वो बड़ी मात्रा में, हाँ वो बड़ी मात्रा में है। हाँ। और ये छोटी मात्रा में, अभी ये भी बड़े सेकुलर नहीं बने हैं, लेकिन प्रयास में हैं। अब ये छोटे सेकुलर हैं, जैसे कोई शिशु पैदा हुआ हो, ये शिशु सेकुलर है और वो विराट सेकुलर है, बस इतना अंतर है। लेकिन ये हम सब सेकुलर। तो हिंदू रक्षा सेना क्या कर रही है कि जो शिशु सेकुलर है उसको खत्म करना चाहती है कि भाई तुम शिशु। हिंदू रक्षा सेना ये कहना चाहती है कि भाई आप वोट लेते हो हिंदुओं का, आप सत्ता पाते हो हिंदुओं पर, और सरकार में आने के बाद आप हिंदुओं के साथ सामान्य व्यवहार करो। कम से कम आप उचित व्यवहार नहीं कर सकते, असामान्य व्यवहार नहीं कर सकते, तो सामान्य व्यवहार तो करो। सामान्य व्यवहार से मतलब यह है हिंदू होने का नाते उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, उसको न्याय मिले। और हम उनको ये पढ़ाना चाहते हैं कि सेकुलर माने कुछ नहीं है। अच्छा, सेकुलर का मतलब कुछ नहीं है पढ़ाना। सेकुलर माने स्वयं गढ़ित हुआ ऐसा काम है जो केवल हिंदुओं के खिलाफ काम करना है, नाम सेकुलर देना है। और सेकुलर का काम क्या है? वर्किंग। हिंदू के खिलाफ आप कैसे अधिक से अधिक काम कर सकते हो। मेरा ये कहना, आप हिंदू से वोट लेते हो तो हिंदू के वोट का प्रत्युत्तर तो दो, ऋण तो दो। और ऋण उसका यही है कि आप हिंदुओं का सम्मान करो, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का सम्मान करो, हिंदुओं के मठ मंदिरों का सम्मान करो, हिंदुओं के मान बिंदुओं का सम्मान करो, गाय की रक्षा करो, साधु संतों की रक्षा करो, धर्मशास्त्रों की रक्षा करो। ये आपका धर्म है, आप वोट लेते हैं तो। लेकिन संविधान में तो सेकुलर शब्द ऑलरेडी है ना। चलेंगे तो संविधान के दृष्टिकोण से। मैं आपका इसमें संशोधन कर दूं जी। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में जी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द था। जी। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के साथ धोखा करते हुए, चालाकी से, धूर्तता से पंथ निरपेक्ष हटा करके उसमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा। यह वास्तव में हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि सेकुलर शब्द अगर उनको जोड़ना था तो बाकायदे संसद में प्रस्ताव लाते, चोरी से जोड़ा। ये जरा मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि जो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है। पंथ निरपेक्ष में यह आता है कोई भी देश, कोई भी समाज पंथ निरपेक्ष हो सकता है। पंथ निरपेक्ष तो बहुत है, जैसे मुस्लिम एक पंथ है, संप्रदाय है, सिख एक पंथ है, जैन एक पंथ है। ऐसे पंथ तो सैकड़ों अनंत हो सकते हैं, लेकिन धर्म अनंत नहीं है। धर्म इस देश में सनातन धर्म है और यह संविधान ने प्रमाणित किया। भगवान श्री राम का फोटो संविधान के प्रथम पृष्ठों में सम्मानित किया राम दरबार को। इसका मतलब साफ साफ था कि कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म सापेक्ष। और आप उसकी आज व्याख्या कर करके नेताओं ने सत्यानाश कर दिया है। तो पहले के जितने महामंडलेश्वर रहे हैं, संत रहे हैं, ऋषि रहे हैं, मुनि रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने फाइट नहीं किया कि जब कांग्रेस ने ये काम किया, कांग्रेस ने अगर ये जबरदस्ती आपने कहा कि धोखे से किया तो? हाँ, पहले भी लोगों ने आवाज उठाई थी। हमको खूब ध्यान है जब कांग्रेस में इंदिरा जी के समय ये चेंज किया गया तो बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन क्योंकि पूरा तंत्र उनके पास था तो ये आवाज दबा दी गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमको बोलने का अवसर मिला है, बात सुनी भी जा रही है। अच्छा, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी तब तक बोलने नहीं, बिल्कुल बोलना, हिंदुओं को बोलना मतलब खतरनाक होता था, बोल भी नहीं सकते थे। मतलब बीजेपी ठीक हो गई ना फिर तो हर हाल में। हाँ, उनसे तो सौगुनी बढ़ा। अब फिर भी हिंदू रक्षा सेना बनाना पड़ रहा है हमको, इसलिए बनाना, हिंदुओं की पूरा संरक्षण नहीं है ना। तो बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी जब हिंदुओं की बात कर रही है, हिंदुओं के लिए ही तो भाई कांग्रेस की और जितने भी अन्य दल हैं। आपसे ही बात काट के कर रहा हूं जी। अगर अभी नूह में जी, मेवात में हिंदू श्रावण मास में शंकर जी की पूजा करने जा रहे थे जी, आपको जानकारी है? जी जी। सैकड़ों जिहादियों ने घेर के, तीन तरफ से पहाड़ी है और घेर के हमला किया।
बाहर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अनेकों लोग मारे गए, अनेकों लोग घायल हैं, अनेकों लोग गायब हैं। सरकार ने आज तक कोई किया कार्रवाई की दिखाई दे रही है क्या? तो सरकार इसका मतलब अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकाल रही है। और क्या? अब देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय कहेंगे, चलो भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग नहीं बोलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस घर से पत्थर आया वो घर क्यों जिंदा है? क्योंकि भारतीय जिस घर से गोली आई वो घर क्यों नहीं ढहा? क्या इनको दिखाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दंगे होते थे, आज योगी के मॉडल के कारण से दंगे गायब है वहां से। वो इसलिए गायब है कि जिस घर से पत्थर आता है वो घर डिमोलिश कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। तो क्या इसके अंदर मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं, मोदी जी का तो काम ही नहीं है। मोदी जी तो का वहां काम के क्यों नहीं खट्टर का काम है। मोदी जी का काम क्यों नहीं है? खट्टर जी, मोदी जी का काम क्यों नहीं है? वो इसलिए कि खट्टर जी की सरकार है। नहीं, जब देश में बड़ा हिंसा हो, बड़ी हिंसा हो जाए, जब देश में बड़ी हिंसा हो जाए तो क्या मोदी जी कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो प्रमुख काम है वो खट्टर जी का है। वो राज्य राज्य की, लेकिन जब राज्य की घटना, जब राज्य की घटना नेशनल लेवल पे हो जाए, तो फिर वो केंद्र भी तो हस्तक्षेप करे उसके अंदर। ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूं। मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और खट्टर सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, अपने बर्खास्तगी की बात और उसको मुख्यमंत्री को उसको बदलना चाहिए, कोई मजबूत मुख्यमंत्री वहां को देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी। ये बात ठीक से, इस बात से सहमत हूं। मोदी जी को भी अपने लोकसभा चुनाव का ध्यान रखते हुए मैं उनको राय दूंगा, मोदी जी और अमित शाह को, हरियाणा की सरकार बहुत निकम्मी और लुंजपुंज सरकार है और यह भविष्य के लिए खतरा है। इसको तत्काल बर्खास्त करे, बिना विलंब करे बर्खास्त करे और वहां कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री दें ताकि वहां जिहादियों पर लगाम कस सके। अच्छा, भारत में बहुत सारे जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? आप सब जानते हैं भारत में इस समय सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की गिनती होती और उनकी इतनी गिनती होती है कि भारत से अलावा विदेशों में मांग है कि उन्हें हमारे यहां भेज कुछ दिन के दे दी जाए। और मैं भी सुझाव देता हूं, अगर उन पर कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री ना हो तो योगी जी को दूसरे प्रांत का भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है। इस मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ हरियाणा का भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना करके छूट दे देनी चाहिए, कम से कम लोकसभा चुनाव तक देना चाहिए। और कहां का बना देंगे आप उन्हें? जहां जरूरत हो वहां का बना दे। उत्तराखंड का तो मन नहीं होगा आपको कि उत्तराखंड का भी बना दे? नहीं, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री ठीक ठाक काम कर रहा है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों, आपको ध्यान ही है कि बहुत बड़ी जिहादियों ने जो बनाई हुई थी मजारें वगैरह हटाई हैं और उसमें भी थोड़ा दम आया है योगी को देख करके। तो हमको लग रहा है कि धामी माने धाकड़ मुख्यमंत्री साबित होगा, उसके प्रयास में वो लग रहा है और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए वो तत्पर भी है। जैसे अभी पिछले दिनों आपको ध्यान हो कि कांवड़ यात्रा में हमला हुआ था जी, तो उसने तत्काल कार्रवाई की, सारे लोग गुंडे पकड़ लिए एक साथ। तो मतलब धाकड़ धामी की तरह से, हाँ बिल्कुल, धामी धाकड़ धामी की तरफ जा रहा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, धाकड़ धामी जो हैं उनके साथ सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इसी राज्य के और साथ में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप हो जाते हैं, आप कहते हैं कि इनको हटाओ। और देखो जी, धाकड़ धामी मुख्यमंत्री की तुलना अगर पुष्कर से रमेश पोखरियाल निशंक से करोगे तो ऐसे समझ लो एक सूरज और एक जुगनू, पहली बात। दूसरी बात, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको बेइज्जत करके निकाला गया था रमेश पोखरियाल ने, कल का आपको जानकारी दे दूं। उन पर आश्रम माफिया का चार्ज लगा था, उनके काल में आश्रमों का कब्जा किया गया, बड़े माफिया के नाते चार्ज लगने के बाद मुख्यमंत्री से हटाया गया और यहां के सांसद रहते हुए भी ये चार्ज लगातार लग रहा है कि बहुत बड़े माफिया हैं,
माफियाओं की नानी है, माफियाओं के सरदार हैं, और सांसद काल में केवल उन्होंने माफियाओं को बढ़ाया। इस संसद क्षेत्र में कोई दूसरा काम नहीं किया, बल्कि बड़े होने का दुरुपयोग करते हैं। धामी आयु में कम है, उनको दबाने का दुस्साहस करते हैं। अच्छा, मतलब निशंक जी दबाने की कोशिश करते हैं धामी जी को। आदर करते हैं, आदर का दुरुपयोग करते हैं। वो आदर का दुरुपयोग ही तो है। उनको कोई रीति नीति समझ में नहीं आती धामी जी की। धामी मुख्यमंत्री जी का सीधा सवाल है कि उत्तराखंड में जिहादी के गैंग को नहीं चलने देंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिहादी गैंगों का संरक्षण करते हैं। वो रमेश पोखरियाल निशंक किस तरीके से आप बोल रहे हैं संरक्षण करते हैं? आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए एक विकास नगर में एक कादिर नाम का जिहादी है, जो पूरे उत्तराखंड में जिहादी गैंग का संचालन करता है। पहला मुस्लिम जिहादी कैबिनेट में इन्होंने मैंने बैठाया था। पता कर लो आप किसका आदमी है वो। सारा गैंग जो जिहाद फैल रहा है, विदेशों से पैसा आता है, उसके पूरे परिवार के पाकिस्तान के BBIP से रिलेशन है। उसके पूरे परिवार में दोहरी नागरिकता है, पाकिस्तान की भी नागरिकता है, हिंदुस्तान की भी नागरिकता है। उसको संरक्षण केवल निशंक का है। ये तो किसी और मैं तो आपके चैनल से अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, देवभूमि को बचाना है तो रमेश पोखरियाल निशंक की जांच कराएं कि इनके जिहादियों से कहां तक संबंध है, जिहादी गैंग से कहां तक संबंध है। ये उत्तराखंड को जिहादियों के मुंह में ढकेलना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से साफ साफ कहता हूं, अगर उत्तराखंड को बचाना है तो वास्तव में रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ CBI जांच करनी चाहिए, और इनके कहां जिहादियों से संबंध है, कहां से धन आता है, कहां से संचालन होता है, ये सब पता हो करके CBI की जांच करानी आवश्यक है। आप उनके रमेश पोखरियाल निशंक जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता, पहली बात तो दोबारा वो सांसद कैसे बनते? अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो वो केंद्रीय मंत्री कैसे बनते, और वो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसे हाथ आती? उसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर आता है, भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उसकी कोई योग्यता ही नहीं है? डॉक्टर निशंक जी, आप सोच करके देखिए, मैं कह रहा हूं कि वेल नोन डॉक्टरेट है, सबको पता है, तो क्या अगर कोई किसी पद पर आ रहा है तो क्या उनका कोई रोल ही नहीं है? मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी भी बच्चे को आप चुनाव में खड़ा कर दीजिए, वो जीत जाएगा। निशंक को वोट नहीं देता कोई, मोदी को वोट देता है। और मैं कहता हूं अगर उनकी योग्यता कर तो निर्दलीय ला के देख लो, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर निशंक की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत को वोट नहीं मिलेंगे उनको। जो उनको वोट मिलते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट मिलते हैं। जैसे मैं हूं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, उनके क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन वोट में भाजपा ही को दूंगा। सारे जीवन दिया है, मरते दम तक दूंगा। मैंने निशंक को वोट नहीं दिया, मैंने भाजपा को वोट दिया, आगे भी दूंगा। चलिए, सांसद बनना मोदी जी को वोट देना है, करेक्ट हो गई बात। बिल्कुल। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनना ये तो व्यक्तिगत कुछ वर्क होगा, कुछ कर्म होंगे, ये तो मानते हैं कि अभी नहीं मानते आप? अरे अमित शाह से धोखा हो गया, कैबिनेट मंत्री बना दिया, इसीलिए उसने निकाला तो बुरी तरह से। आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं तो उन्होंने और उनके कार्यकाल का बताता हूं, वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे जी, और शिक्षा मंत्री 5 टॉप कैबिनेट मंत्रियों में से होता है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके लोकसभा क्षेत्र में बहुत पुराना गुरुकुल का अंगड़ी है। उनके शिक्षा मंत्री बनने से पहले वो A ग्रेड में था, इनके शिक्षा मंत्री के काल में B ग्रेड में पहुंच गया वो। ये इनकी उपलब्धि है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक किसी विद्यालय को, संस्कृत विद्यालय को 100 रुपए का फंड दिया हो? पूछ लो, पता कर लो आप। किसी संस्कृत शिक्षा मंत्री ने किसी एक स्कूल का संरक्षण किया हो? आपको उन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे मंत्री रहते हुए,
इसीलिए बेइज्जत करके निकाला। आपको क्या बात कहूं आपको। तो इतना जो काम देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, पूरा काम होता है, सड़कें जो बिछती हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं है? सड़कों में उनका क्या रोल है? जो योजनाएं सड़कें नितिन गडकरी का योजना है, केंद्र की ये हरिद्वार। तो सांसद का काम, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सांसद का काम अपने क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वयन करना ही तो है। उनका ये काम नहीं है, तो उनके बिना भी क्रियान्वयन होगा। क्रियान्वयन तो प्रशासनिक अधिकारी कराते हैं, सांसद क्या? सांसद तो उसमें से कम और कराते हैं, कम कराते हैं। और क्या, ये नेता जो है कम कराते हैं, काम कम कराते हैं। हाँ और क्या। अरे 100 रुपए का काम 100 रुपए में थोड़ी होता है, आप जानते नहीं हो क्या? बट्टा खाता यही लोग लगाते हैं उसमें। 100 रुपए का काम उसे और गड़बड़ करके 50 में 60 में निपटा देते हैं उसे। इनका क्या रोल है उसमें? तो सांसद का रोल क्या है? यही तो दुर्भाग्य है। सांसद जी अपने 9 वर्ष के काल में कोई 9 काम नहीं बता सकते। आप मेरे बाद इंटरव्यू पूछ लेना कि भाई आपके अपने प्रयास से 9 काम बता दो। और वो ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री रहते हुए गुरुकुल कांगड़ी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपने बी से ए से बी में क्यों पहुंचाई? उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने उसके लिए क्यों नहीं प्रयास किया? उन्होंने ये भी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेकर आया? जब शिक्षा मंत्री बने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, नई शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। अगर उन्होंने बनाई तो क्यों बीच में हटाए गए भाई? अगर उन्होंने अच्छे काम करे स्वास्थ्य तो उन्हें क्यों हटाए गए? स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खूब अच्छा है, सबसे ज्यादा दौड़ता है आज भी। तुम देख लो भाई, जितने नेता है उत्तराखंड में उनमें से किसका उसका कौन सा स्वास्थ्य खराब है? दोस्तों ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक बार डॉक्टर निशंक जी से जब बात होगी, अगर वो 9 साल में 9 काम बता देते हैं तब आप क्या करेंगे? तब मैं जवाब दूंगा ना। झूठे काम गिनाएंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। 9 काम तो झूठे के थोड़ी गिना देंगे। 9 काम वो किया हुआ ही तो बताएंगे, वो लेटर। हाँ तो गिनवाओ पहले, 9 काम गिनवाओ तो फिर हम जवाब देंगे आपको कि 9 काम वास्तविक उनके ही है या किसी और के। अब भाई नितिन गडकरी के काम वो गिना दे, प्रधानमंत्री योजना के स्मार्ट सिटी के काम वो गिना दे, तो वो उनके काम थोड़े हैं। वो तो सांसद नहीं होते तो भी प्रधानमंत्री की योजना से स्मार्ट सिटी का काम हुआ होता। नितिन गडकरी के हाईवे बनाने का काम तो भी होता, उनके ना होते भी। बल्कि नितिन गडकरी ने हाईवे को बहुत तेज गति से, वो एक बार आया, उसको यहां महात्माओं ने कहा उसने तेज गति से काम कराया। नहीं तो उनके 9 साल के काल में आपको पता है, देहरादून जाते थे तो हत्याएं होती थी, दुर्घटनाएं होती थी। इधर को रुड़की की तरफ जाते थे तो लोग गिर के मर जाते थे। ठीक है, इन्होंने कोई प्रयास किया जो जल्दी हो जाए? ये जो प्रयास हुआ नितिन गडकरी के आने से बाद सड़कें तेज गति से बनी। चलिए, आप मैंने कहा कि भाई डॉक्टर निशंक जी से जब मैं बात करूंगा तो उनसे सवाल जरूर करूंगा मैं, लेकिन अंत में आप इनके खिलाफ, आप डॉक्टर निशंक जी के खिलाफ, सांसद के खिलाफ, आप कई बार मुझे ये भी देखने को मिला कि आप यहाँ के विधायक के खिलाफ, तो भाजपा का सांसद हो, भाजपा का विधायक हो, सबके खिलाफ ही हैं आप। किसके समर्थन में हैं आप? मेरा व्यक्तिगत निशंक जी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनके खिलाफ है ना आप तो? हाँ बिल्कुल, मैं समाज हित में। ठीक है, रही बात आपकी सांसद की, सांसद का मेरा व्यक्तिगत उससे कभी लेना देना नहीं है। मेरा तो, मैंने पिछले बार स्टेटमेंट से पहले तक, मेरे 2 दिन पहले तक मेरी फोन पर बात होती थी विधायक जी से। आज भी मेरा विधायक जी से व्यक्तिगत कुछ नहीं है। लेकिन आप आश्रम में जाके राजनीति करेंगे तो फिर आप विधायकी छोड़ दीजिए। हम तैयार है चेला बनाने को, महात्मा बनाने को। अरे आप करिए, लेकिन आप नेता होकर के आश्रमों में झगड़ा कराएंगे, एक पक्ष पे आप बैठेंगे, फिर बंदरबाट करेंगे। ये सांसद और विधायक का काम है। ये दोनों मिलकर के इसी काम को बंदरबाट करते हैं। आप इसलिए हैं, ये सनातन धर्म का पुष्ट करने का काम है। ये तो सनातन धर्म पे आप हमला करते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर वो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आप चूंकि पॉलिटिकल चीजों में इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि आप भी ये सब छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ जाइए पूर्ण रूप से। आप भी सांसद का चुनाव लड़ लीजिए, आप भी विधायक का चुनाव लड़ लीजिए। देखो भाई, हम तो शीशा दिखाने का काम करते हैं। नहीं तो हमें सांसद बनने की इच्छा नहीं है। जब वो हमारी ये है कि तुम सांसद बने हो, तुम विधायक बने हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। आप सिर्फ डांटते रहेंगे, हमारा कहने आप सिर्फ डांटते रहेंगे। 9 साल में भी नहीं कहूं, 9 साल में सांसद की हमने शकल नहीं देखी। तो एक बार तो आपने भी कहा था कि संत समाज को टिकट होना चाहिए, तो लड़ लीजिए आप भी। अरे बहुत संत है हम। आप नहीं लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको उचित समझती हो, किसी भी सांसद, किसी भी संत को टिकट दे,
हम उसे चुनाव के संसद में जिता के भेजेंगे संसद में तो आप भी पूर्ण बहुमत के साथ। आप भी कह दीजिए कि मुझे टिकट होगा तो मैं भी लड़ लूंगा। नहीं भाई, जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बता दीजिए कि भाई मैं भी लड़ सकता हूं, मैं भी दावेदार हो सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी हो सकता हूं। मैं वोटर हूं लेकिन मैं लोकसभा का प्रत्याशी दावेदार नहीं हूं। कई लोगों ने तो बोला था कि प्रबोधानंद जी लड़ने वाले हैं चुनाव। अरे लोगों की क्या इच्छा है, लोगों की भावना कोई मना करेगा? लोग कहते हैं कि लड़ लो, तो लोगों के कहने से तो नहीं लड़ा जाता ना। क्यों सभी नेता तो यही कहते हैं कि जब जनता कहती है तो कर लेना चाहिए वो काम, और ये काम पॉलिटिक्स तो जनता का ही है। अरे हम तो आपके द्वारा सुन रहे हैं अभी, हमसे किसी ने कहा नहीं। आपने कहा था एक बार कि संत समाज को टिकट होना चाहिए और जरूरत पड़ी तो मैं भी लड़ लूंगा। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि भाई आपको ही लड़ना है तो मैं एक उनका सिपाही होने के नाते उनके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैं प्रत्याशी की लाइन में नहीं हूं। प्रत्याशी की लाइन में नहीं है? हाँ, वो तो सेफ रहना चाहते हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपना भगवान का भजन करता हूं और सांसद और विधायक को डांटता हूं। सांसद विधायक ठीक से काम करे, नहीं करेगा तो डांटूंगा। आप ये बताओ, कल्पना करो जी, विधायक को मैंने 25 साल में डांटा, क्या अपराध किया मैंने? 25 साल तक एक शब्द नहीं कहा विधायक को, 5 बार विधायक रहा ना। सांसद को 9 साल में कहा। अब निकम्मेपन की हद हो जाएगी, हम कहेंगे ही नहीं हम साधु हैं, हम किस काम के लिए? हम समाज की रोटी खाते हैं, देश समाज के लिए जीते हैं, बिल्कुल। हम भी चुप रहेंगे क्या? और फिर आपको कल्पना नहीं है, सांसद काल में हर की पैड़ी पे सारे मुसलमान बैठ गए। किनके काल में बैठे? तो जिनके काल में बैठे वो दोषी हैं और वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, और जबकि कानून है, हम तो कह रहे कानून का 5 किलोमीटर में कोई भी मुसलमान वहां रह नहीं सकता। तो ये सांसद महोदय क्या कर रहे हैं वहां? इसका मतलब यह है कि यहां जिहादियों कब्जे में देवभूमि कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब धामी जी को भी कह दीजिए कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो वो नहीं, मैं धामी जी को कहूंगा ये सब भी बंद कर देना। नहीं, मैं धामी जी मिलेंगे बिल्कुल जरूर कहूंगा कि गलत हो रहा है। मैं पहले भी कहता रहता हूं, अब भी कहूंगा। कोई आप एक अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए दो लोकसभा के लिए, क्योंकि आपने कह दिया कि मैं मजबूरी में दूंगा, तो कोई अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए आप, जो जिसपे भारतीय जनता पार्टी एक बार विचार करे कि भाई स्वामी जी ने कहा है तो कुछ जबरदस्त बात होगी। मैं इसलिए नहीं कहता किसी के बारे में, मुझसे ज्यादा बड़े भारतीय जनता पार्टी के चिंतक बैठे। कोई बात नहीं, आप भी और एक वो है चिंतक। मैं कह रहा एक वोटर होने के नाते भी अधिकार बनता है अपने किसी भी ऐसे प्रतिनिधि को चुनना जो आपके लिए बेहतर हो। देखो भाई, मैं आपको बताऊं, हमारे रूपेंद्र प्रकाश जी हैं, ऐसी बात कह रहे हो तो संघ के हैं, बीजेपी के। रुड़की के पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं जी, आरएसएस के 15 साल 20 साल प्रचारक रहे, और उनको उस समय चुनाव लड़ाया जिस समय कांग्रेस बीजेपी का पत्ता साफ कर रही थी। 2009 में चुनाव लड़े ना, बिल्कुल। तो 2014 में उनका अधिकार था, कायदे में उनको लड़ाना चाहिए था जी। निशंक तो गेटिंग सेटिंग करके ले आए ना, कायदे में उनका अधिकार बनता था। दूसरी बात, हमारे निरंजनी अखाड़े के सेक्रेटरी हैं रविंदरपुरी जी महाराज, अच्छा चुनाव लड़ लेंगे महात्मा के नाते। दूसरे रविंदरपुरी है, मैं एक नहीं आपको नाम 10 गिना दूंगा, नाम की कमी नहीं है। और आपको और बड़ी बात इस बात की गारंटी लेंगे, कि एक किसी संत को हुआ टिकट तो सारे संत मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा जैसे राजनीति में होता है कि भाई इनका टिकट हो गया तो इनके विरोध में हम काम करेंगे। नहीं, कोई इस बार सारे महात्माओं की इच्छा है, और महात्मा की इच्छा इसलिए है कि हरिद्वार का जो सनातन स्वरूप है उसको बचाना पहली प्राथमिकता है, और सनातन स्वरूप को बचाने के लिए कोई संत होना अनिवार्य है, जरूरी है। ये सभी संतों का मत है, मेरा अपना अकेला मत नहीं है। मैं तो सभी संतों की भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। पहले भी मैंने रखी ये बात कि संत यहाँ का सांसद होना चाहिए, ताकि, और इस 2 कारण से होना चाहिए। अच्छा, एक कारण तो ये है देवभूमि का द्वार है हरिद्वार जी। दूसरी बार हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक नगरी है, तो इस आध्यात्मिक नगरी के स्वरूप और उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को अच्छे से संवारने का काम कोई संत कर सकता है। अच्छा, संत एक ना स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, डॉक्टर निशंक के करीबी हैं वो, तो वो भी लड़ सकते हैं।
नहीं, लड़ने को अगर उन्हें टिकट ना, दे तो वो भी लड़ संत सकते हैं। समाज एग्री है क्या, ये सवाल है। मैं कह रहा हूं उनको टिकट मिलेगा तो उनके बारे में भी सहयोग की बात आएगी। हाँ, भाई वो तो संत ही हैं। हाँ, तो अब कह दे निशंक जी, हम्म, अगर निशंक जी में नैतिकता है, बिल्कुल भी जरा सी भी उस आदमी में नैतिकता है, 2 बार संतों से वोट लिया, सहयोग लिया, नोट लिया, सपोर्ट लिया, उस आदमी में नैतिकता होती तो पहले दिन कह देता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले दिन कहता संत जो मुझे आदेश करेंगे मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा, मैं संतों के सामना नहीं करूंगा। संत के अलावा कोई और चुनाव न लड़े हरिद्वार से? हाँ, हरिद्वार से तो संत ही लड़े। और कोई मैं और तो ना लड़े? हाँ, मैं तो एक कांग्रेस को भी संत को ही देना चाहिए, अच्छा, कांग्रेस भी संत बीजेपी को भी संत को ही देना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से आप तो फिर वो बंटवारा कर दे रहे हैं। नहीं, नहीं, दो में वोटों का बंटवारा कर बिल्कुल देंगे। नहीं होगा। बीजेपी के हित में कहां होगा फिर? बिल्कुल नहीं आप होगा। बीजेपी के वोटर हैं, आप आप ये सोच देखिए कि अगर कांग्रेस भी संत को दे दे, मैं तो ये कहता हूं बसपा भी संत को हर दे दे, पार्टी को बसपा से ही देना, संत को ही देना चाहिए। बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी। तो कैसे डिसाइड होगा अगर कौन सा उनको- संत कौन से किस संत के साथ अरे जाएगा? कोई बात नहीं, 5 में से हम बैठ के तय कर लेंगे, आप चिंता मत करो उसकी बिल्कुल चिंता मत आप तो करो। फिर पता चला आपने तय कर लिया कि कांग्रेस वाले संत जो है, अरे ऐसा बेवकूफ भी नहीं करते भारत अच्छा के बसपा वाले संत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आपको इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अच्छा, फाइनली ठीक है, फाइनली ये है कि और हम ये बता देते कांग्रेस अगर संत को देती है, बसपा अगर संत को देती है, तो ये लोग तय करेंगे फाइनली कि भाई बीजेपी के जो संत हैं उन्हीं को जिताने का। इनडायरेक्टली तो मैंने यही समझा दिया जो मैं समझ पा रहा आपने समझा दिया हूं। इनडायरेक्टली तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, यही बात है ना, कोई बात नहीं। बात तो यही है ना। मैं आपकी बात ही में घी शक्कर कर दूं, जी ये तो मैंने नाम दे दिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामान्य से सामान्य संत को चुनाव लड़ाएगी, बहुत बड़े मतों के साथ जीत के आएगा। किसी को नए को ले आए, जिनको नहीं जानता कोई, उसको चुनाव लड़ा दीजिए, वो जीत के जाएगा यहां से। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारी चीजों को लेकर के हर एक, अगर हम लोकसभा के पर्सपेक्टिव से देखें तो और बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे विषयों को लेकर के खुल करके चर्चा हो गई है। जो जवाब आपको मिले हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं स्वामी जी के लिए? क्या कुछ कहना चाहते हैं? खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है, सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उचित है? क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है? ऐसा हो सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने को तैयार हो जाएगी? ये सवाल है। और क्या ये भी कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे दीजिए, क्या प्रबोधानंद जी को सांसद का चुनाव लड़ लेना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर से मैं कह रहा हूं जो बातें हैं, मन की बातें खुल करके जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।